गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हेडिंग कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलाम्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ये कह सकते हैं कि ये एक फंडामेंटल पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। तो कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ बेटा पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर चलते हैं। इन अ क्लासिकल फिजिक्स कह सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कह सकते हैं कि एक स्टोरी है जो हम सभी लोग जानते हैं। न्यूटन वाज सीन दैट एप्पल इज फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर उन्होंने देखा कि एक एप्पल है वो गिर रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, तो उनके दिमाग में एक कह सकते हैं उथल पुथल हुआ और एक ला दिया उसी के रेफरेंस में, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने देखा क्या था कि कोई भी बॉडी, कोई भी टू और मोर और सिंगल मैसिव बॉडी अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उसको चाहे जिधर आप फेंकेंगे वो अर्थ के ओर ही गिरता है। तो जिसकी वजह से गिरता है उस फोर्स को उन्होंने कहा दिस इज द नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेफरेंस में उन्होंने बाय प्रैक्टिकली देखा कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू मैसिव बॉडी, या आप इसको m1 एंड m2 भी लिख सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दिस force is directly proportional to the square of distance between them। उन्होंने बोला कि अगर एक बॉडी इस पॉइंट पर है और एक बॉडी इस पॉइंट पर है, पॉइंट का नाम है A, पॉइंट का नाम है B, and if the distance between them is small r, then the both are body to attract to each other with some forces, and this forces is known as ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को कुछ इंट्रैक्ट कर रही थी और उस इंट्रैक्शन को बोला गया, या कह सकते हैं कि वो इंट्रैक्शन जिसकी वजह से हुआ वो इंट्रैक्शन को बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड दिस फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बोथ पॉइंट। दोनों पॉइंट के बीच की स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और भी एक पॉइंट देखा गया कि यह फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक सेंट्रल फोर्स है। इट मीन्स यहां पर यह भी देखा गया कि दिस फोर्स इज एक्ट अलोंग line joining between them, और यही फोर्स उन दोनों पॉइंट्स की लाइन, जो मिला रही लाइन है, इसी के कह सकते हैं अलोंग ही होगा। इट मीन्स अगर इन दो बॉडी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे तो ये दोनों बॉडी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, इन दोनों बॉडी को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उस लाइन के अलोंग ही होगा। तो इस तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को उन्होंने फाइंड आउट किया और कंक्लूजन निकाला कि दो बॉडी या टू और मोर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स उसका रीजन है। और यहां पर नोट करने वाली बात है कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स।
सेंट्रल फोर्स बेटा क्यों कह रहे हैं यहां पर कि ये फोर्स सेंट्रल फोर्स क्यों है? अर्थ और सन के बीच में यही फोर्स वर्क कर रहा है, मून अर्थ के बीच में यही फोर्स वर्क कर रहा है, जुपिटर और सन के बीच में यही फोर्स वर्क कर रहा है। इट मीन्स सोलर सिस्टम में जितने भी सैटेलाइट हैं, प्लेनेट्स हैं, या कह सकते हैं कि खुद सन के लिए ये सारे के सारे जितने भी प्लेनेट्स और सैटेलाइट हैं सब पर यही फोर्स वर्क कर रहा है। और इसी ये सेंट्रल फोर्स इसीलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि इतने सदियों से ये फोर्स वर्क कर रहा है, ना तो बाल के बराबर भी अर्थ सन की ओर गया या कह सकते हैं मून अर्थ की ओर आया, या ना तो अर्थ सन से दूर गया और ना ही मून अर्थ से दूर गया। वो सदियों से अपने उसी कांस्टेंट ऑर्बिटल में मूव कर रहे हैं। इट मीन्स जितना फोर्स सन एक्ट कर रही है अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स अर्थ सन के ऊपर एक्ट कर रहा है, और दोनों फोर्स एक दूसरे से इक्वल हैं। इट मीन्स सेंट्रलाइज्ड फोर्स है, एक बैलेंस फोर्स है। इसीलिए हम यहां बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। तो इस तरीके से न्यूटन सर ने एक कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन के रेफरेंस में एक लॉ दिया, और इस लॉ को उन्होंने वेरीफाई क्या किया, कलेक्टिंग above both equation we will get F is directly proportional to the m1 m2 upon r square. Then F is equal to the, यहां बेटा प्रोपोर्शनल का सिंबल हट रहा है तो एक कांस्टेंट आ रहा है जिसे हम कैपिटल जी बोलते हैं, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. दिस इक्वेशन इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज. यहां पर जी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, या बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बारे में भी कुछ सुनिएगा जी. ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है. इसकी हर एक प्लेस पर कांस्टेंट होती है. सोलर सिस्टम में कहीं पर भी आप जाएंगे, जुपिटर, अर्थ या कहीं पर, तो वो सब जगह पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी. तो रीजन ये है बेटा कि कुछ कुछ कूलम्ब्स का लॉ भी इसी रूल को फॉलो करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है. और वो डिफरेंट क्या है वो भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़ते वक्त बारीकी से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कितना डिफरेंट है कूलम्ब्स लॉ न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ से. तो यहां पर बताने का रीजन ये है कि जहां पर मास है वहीं पर कूलम्ब्स लॉ में सिर्फ चार्ज आ जाएगा और पूरी की पूरी चीज वही रहेगी. हाँ, एक चीज और होगा कि दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट्स नेचर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर. अट्रैक्टिव नेचर कि यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है. बट वहां पर जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये पाएंगे कि द नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ. तो आगे बढ़ते हैं. कूलम्ब्स लॉ के उसमें ग्रेविटेशनल को देखने के बाद कूलम्ब्स लॉ देखते हैं कि कितना इसी से मिलता जुलता है और उसका क्या इक्वेशन होता है. डियर स्टूडेंट, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब्स ने ये देखा इन 1785 में अपने बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्मॉलर चार्ज स्फीयर बाय अ टॉर्सन बैलेंस. ही फॉर्मुलेटेड हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ. एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने जो डिवाइस अपने इस लॉ को मैथमेटिकल इक्वेशन को देने से पहले
जो डिवाइस यूज किया, और वो डिवाइस यूज का मैं एक फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा, बट उसका मैं एक जो स्टेप बाय स्टेप यूज था वो भी बताऊंगा। तो यहां पर बात करते हैं 1785 में अपने एक्सपेरिमेंट से क्या देखा उन्होंने कि अगर हम फर्स्ट सेटअप ऑफ कूलाम टॉर्सन बैलेंस को देखें, टॉर्सन बैलेंस, तो उन्होंने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन लिया, एक बॉब पर इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कि एक बॉब पर जो चार्ज दिया वो इलेक्ट्रॉन दिया और नेगेटिव चार्ज दिया कह सकते हैं, और एक बॉब पर न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल था। तो उन्होंने और इसको एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा जो डिस्टेंस r था, और यही प्रैक्टिकल 3 स्टेप में किया। एक बार उसी को प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज दिया और एक को न्यूट्रल रखा और उसके बीच की डिस्टेंस को उतना ही रखा, और फिर थर्ड स्टेप में क्या किया, एक बार दोनों को बॉब को न्यूट्रल रखा और डिस्टेंस अभी भी वही है r, स्मॉल r, और फिर उन्होंने क्या देखा कि यहां पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बिटवीन द बोथ चार्जेज, ये एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोल सकते हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वो जो है वो ग्रेविटेशनल वैल्यू के लगभग इक्विवेलेंट आया। ग्रेविटेशनल वैल्यू जहां पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज किया गया, इट मींस Fg का मतलब है 1 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m by r square. Capital M is the mass of first body and small m is the mass of second body and r is distance between them. Here capital और small का मतलब है mass of first and second body. एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या देखी इनके बीच में, जो फोर्स आया वो लगभग इसी के इक्वल आया। फिर क्या देखा इन्होंने, सेकंड सेटअप में क्या देखा इन्होंने कि इफ वी गिव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ अ बॉब, और उन्होंने उस बॉब पर एक पर नेगेटिव चार्ज दिया और दूसरे पर भी नेगेटिव चार्ज दी, तो उन्होंने क्या देखा कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो बहुत ग्रेटर आ गया, और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स से। और फिर उन्होंने इसी सेटअप में दूसरा प्रैक्टिकल किया, दोनों को प्रोटॉन चार्ज दिया यानी कि पॉजिटिव चार्ज दी, और डिस्टेंस अभी भी उतना ही रखा है स्मॉल r, और तब देखा कि फिर से वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज्यादा आ रहा है। और साथ साथ एक चीज और भी देखा कि यहां पर इस फोर्स का जो एक्सपेरिमेंटल फोर्स है इसका नेचर कैसा आया, रिपल्सन का आया, रिपल्सिव नेचर ऑफ फोर्स, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। थर्ड सेटअप क्या देखा उन्होंने, थर्ड सेटअप में
एक बॉब पर उन्होंने नेगेटिव चार्ज दिया और दूसरे बॉब पर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज दिया, या कह सकते हैं कि पहले वाले पर पॉजिटिव चार्ज दिया और दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज दिया। और फिर से उन्होंने देखा कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ चार्जेज है वो बहुत ही ग्रेटर आए एफ जी के, और यहां पर ये इस कंडीशन में भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज मोर ग्रेटर विथ कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। साथ में ये भी देखा कि यहां पर नेचर ऑफ फोर्स जो है, नेचर ऑफ फोर्स या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव। एक कंक्लूजन और देखा कि दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इट मीन्स द attracts the electrostatic force of second setup is equal to force of experimental force of, सीधा फोर्स लिखते हैं, इक्वल टू फोर्स ऑफ थर्ड सेटअप। तो बेटा इस तरीके से उन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट सेटअप से कुछ ऑब्जर्वेशन लिया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड द सेम डिस्टेंस r। तो क्या देखा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो G(m1m2/r² है या कैपिटल M स्मॉल m/r² है। और यहां पर सेकंड सेटअप में देखा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अगर डिस्टेंस r है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये होगी और ग्रेविटेशनल वैल्यू ये होगी। और इस सिचुएशन में देखा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज मोर ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फिर इन्होंने एक कॉमन पॉइंट क्या निकाला कि रिपल्सिव नेचर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बीच में रिपल्सिव नेचर है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर डिफरेंट चार्ज दिया, यानी दोनों बॉक्स पर कूलाम टॉर्सन बैलेंस में। और तब इस सिचुएशन में क्या देखा कि दो फोर्स है, यहां पर अट्रैक्शन आया लेकिन यहां पर रिपल्सन आया था। बट क्या देखा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोथ आर सेम, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और फाइनली कूलाम इस पूरे सेटअप को देखने के बाद, पूरे एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचे कि उन्होंने अपना एक लॉ दिया और उसी लॉ को बेटा हम लोग वो जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम्स लॉ, और जिससे हम फंडामेंटल लॉ भी जानते हैं या कह सकते हैं उससे फंडामेंटल लॉ भी है वो। तो कूलाम्स लॉ क्या है बेटा, हम उसे यहां पर नोट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने जो सेटअप देखा फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हर एक कंडीशन में हम लोगों ने देखा फर्स्ट सेटअप को छोड़कर कि जो एक्सपेरिमेंटल फोर्स और वैल्यू ऑफ फोर्स है वो बहुत ही ग्रेटर है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू से। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि वो क्या कारण है कि हमारा मास पार्टिकल का वही है, फिर भी उस पर क्या ऐसी एडिशनल चीज है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लेस आ जा रही है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो ऐसी वैल्यू को बोला गया कि जो ये इवेंट हो रहा है वो जिसकी वजह से हो रहा है दैट इज कॉल्ड चार्ज, उसी को चार्ज बोला जाता है। या जिसकी वजह से ये एडिशनल फोर्स बॉडी पर आ रही है, पार्टिकल्स पर आ रही है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर आ रही है, उसे बोला गया कि दैट इज कॉल्ड चार्ज। यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो सेकंड सेटअप में था और थर्ड सेटअप में था वो इक्वल था बट मोर ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल वैल्यू। और उस कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट पाई गई, द नेचर ऑफ द फोर्स इज डिफरेंट ऑफ द सेकंड सेटअप एंड द थर्ड सेटअप। वही चीज यहां पर लिख दिया गया, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द सेकंड सेटअप इज इक्विवेलेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द third setup, but the nature of the experimental value of the second setup is repulsive and the experimental value of the third setup is attractive. Attractive क्यों हुआ था बेटा? Because of इस वाली सेटअप में हमने एक बॉब पर नेगेटिव चार्ज दिया, एक पर पॉजिटिव, या कह सकते हैं एक पर हमने पॉजिटिव दिया और दूसरे पर नेगेटिव। तो यहां पर क्या हुआ
कि नेचर आर डिफरेंट ऑफ द चार्ज बॉडी। तो जब चार्ज बॉडी का नेचर डिफरेंट हुआ तो हम लोगों ने देखा कि अट्रैक्टिव फोर्स आया, बट यहां पर क्या हुआ था कि जब चार्ज बॉडी का नेचर सेम रखा गया तो नेचर उसका कैसा आया, रिपल्सिव का आया। उसी का कंक्लूजन क्या निकला, अपार्ट फ्रॉम मास मैटर मस्ट हैव अनदर प्रॉपर्टी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशनल फोर्स। जो ये एडिशनल फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जितना ज्यादा आ रहा है, वो एडिशनल फोर्स जिसकी वजह से है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ना होकर कोई अनदर फोर्स है, उस अनदर फोर्स जो एडिशनल फोर्स आया है उसका जो फंडामेंटल पॉइंट है वो क्या चीज है, जिसे हम चार्ज बोलते हैं। तो उस चार्ज को देखें, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर की यही प्रॉपर्टी जो एडिशनल फोर्स आ जा रहा है, बिकॉज ऑफ द मैटर शोज द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को शो कर रहा है या इफेक्ट को शो कर रहा है, जो एडिशनल चीज मैटर पर आ रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रही है, उस प्रॉपर्टी को शो करने वाली जो एलिमेंट्री चीज है उसे बोला जाता है, दिस इज नोन एज द चार्ज। उसी को चार्ज बोला जाता है। और इसी के रेफरेंस में फिर कूलाम्स सर ने एक लॉ दिया, वो लॉ क्या है, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। एक चीज बेटा नोट रखिएगा, कूलाम्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्ज या स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। और आगे देखते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज, क्या है कि यही फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यानी कि यहां पर आपको शो करना पड़ेगा कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 and this force is also inversely proportional to the square of the distance between them। यही फोर्स उन दोनों पॉइंट चार्जों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा। एंड दिस लॉ इज कूलाम्स लॉ। बट अभी भी थोड़ी सी इसमें और गलती है जो हम सुधार सकते हैं, क्योंकि कूलाम्स लॉ भी एक सेंट्रल फोर्स है जिसके लिए एक लाइन बहुत कंपलसरी होता है लिखना, दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। यह फोर्स उसी लाइन पर एक्ट होगा जो एक इमेजिनरी लाइन दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाएगी। इट मीन्स वी हैव टू पॉइंट चार्ज नेम ऑफ Q1 and Q2 and this point charge is placed small r distance। तो यहां पर A पॉइंट पर है, ये B पॉइंट पर है, तो इसके बीच जो भी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होगा, इफ द रिपल्सन फोर्स तो लाइक दिस, इस फॉर्म में होगा, जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है उस लाइन के अलोंग होगा बट अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा। अगर अट्रैक्शन का फोर्स होगा तो अट्रैक्शन का फोर्स भी बेटा इस टाइप से वर्क करेगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, तो ये इस तरीके से शो होगा। तो यहां पर अगर देखें कि इसके बीच में जो भी अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन्हीं दोनों के बीच के स्क्वायर के डिस्टेंस की स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। We submitted the both equation, we will get F is directly proportional to the Q1 Q2 upon R square, and we solve this mathematical equation, we will get a constant K Q1 Q2 upon R square। Here K is the proportional constant which is called electrostatics constant, and the K is इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर इसी फार्मूले को लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
बेटा यहां पर 1/ε0 और एप्सिलॉन क्या है ये देखते हैं। 1/ε0 तो के की वैल्यू है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट ये है कि जहां कहीं पर किसी भी मीडियम में जहां पर चार्ज को रखकर यह प्रैक्टिकल किया जा रहा है, उस चार्ज बॉडी की वजह से वो मीडियम कितना इफेक्टेड हुआ। डियर स्टूडेंट, फार्मूला था कूलम्ब्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इज इक्वल टू F, या इसी को लिख सकते हैं Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, वेयर K is the proportional constant called electrostatics force constant। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट में K की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। द वैल्यू ऑफ K इज डिपेंड अपॉन, जो K की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी बेटा मीडियम के ऊपर, या कह सकते हैं डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेज, कि दोनों चार्ज कौन से मीडियम में रखे हुए हैं उस मीडियम के नेचर के ऊपर K की वैल्यू डिपेंड करेगी। इट मींस इस K की वैल्यू में जो एप्सिलॉन नॉट है, यानी K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस व्हिच इज द वैल्यू ऑफ 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है क्या? जिस किसी भी मीडियम में ये चार्ज बॉडी रखी गई, उस चार्ज बॉडी की वजह से मीडियम कितना इफेक्टेड हुआ, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि परमिटिविटी हमें यह बताता है कि चार्ज बॉडी के रखने से मीडियम कितना इफेक्टेड हुआ। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक टीचर क्लास में, जैसे क्लास है और क्लास से एकदम बिल्कुल बच्चे हैं, कोई टीचर नहीं है, तो उस क्लास में बहुत शोर होगा, लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे, लोग इधर उधर बैठे होंगे, कुछ चल रहे होंगे इधर उधर, मतलब वहां कुछ भी अरेंज फॉर्म में नहीं होने वाला है। बट जैसे ही क्लास में टीचर एंट्री करता है, वो क्लास कैसा हो जाता है, तुरंत अरेंज हो जाता है, बच्चे सीट पर बैठ जाते हैं, अपनी बुक ओपन कर लेते हैं, टर्न स्टार्ट हो जाता है, तुरंत पढ़ना लिखना जो भी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है काम शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्लास टीचर के आने पर कितना इफेक्टेड हुआ, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चार्ज बॉडी का किसी मीडियम में प्रेजेंट होने की वजह से वो मीडियम कितना इफेक्टेड हुआ है, यही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। और अगर ये चार्ज बॉडी एयर में रखा हुआ है या वैक्यूम में, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका कूलम्ब्स के लॉ में ये एक एक सिंबल के कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, उनकी वैल्यू क्या होगी। हम अब बात करते हैं कि ये फोर्स कैसी यूनिट है कूलम्ब्स के लॉ में। तो यह एक वेक्टर यूनिट है, या कह सकते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, या बोल सकते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के साथ में बेटा ये फार्मूला ये शो करता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू आर मोर चार्जेज। दो या दो से अधिक चार्ज हो तो उनके बीच का ये मैग्नीट्यूड शो करता है, डायरेक्शन नहीं शो करता है। डायरेक्शन शो करने का एक अलग फार्मूला होगा, यहां पर हम नोट लिख ही दे रहे हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R यूनिट वेक्टर R। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, और मैग्नीट्यूड ये शो करेगा। तो ये जो है एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा देखिए आप, ये फोर्स है और आपको ये भी पता है किसी भी तरीके का फोर्स है तो उसकी यूनिट न्यूटन होती है। एक कॉमन पॉइंट ये हो गया न्यूटन होता है। अब आप इसे और भी लिख सकते हैं
या आप न्यूटन कैसे होता है अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर देखिए परमेबिलिटी की यूनिट कूलाम अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर रखेंगे, कूलाम स्क्वायर कूलाम से यहाँ पर इसका न्यूटन कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर है, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा इसके अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ पर एक मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और इसकी यूनिट ऊपर जाएगी तो फिर से वही मिलेगा, आपको न्यूटन ही मिलेगा। तो एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में बात करें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की तो न्यूटन होगा। और ये फोर्स याद रहे, इस फोर्स का नेचर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का होता है बेटा।